हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की जो पॉलिटी की घटना चक्र की रिवीजन सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोगों ने इससे पहले शेड्यूल देखे थे कि भाई कितने शेड्यूल हैं और किस शेड्यूल में क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज प्रियम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पॉलिटी का सेगमेंट ऐसा होता है कि इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक आर्टिकल की क्लास ली थी, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, किस पार्ट से थे, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग भी मैंने बताया है। अभी हम लोग चल रहे हैं पढ़ने प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद है कि इससे पहले आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट प्रियम्बल। ठीक है, तो देखिए हम लोग, देखिए जैसे आप कोई चीज बुक होती है तो बुक खोलते हैं तो उससे पहले प्रीफेस होता है, इंडेक्स होता है कि भाई आगे इसमें क्या क्या चीज होंगी। ठीक है, तो वैसे ही हमारा प्रियम्बल है। तो देखेंगे कब पेश किया गया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, या कह सकते हो एक्सेप्ट किया गया था, जिसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में कि भाई 9 सॉरी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। फिर 11 दिसंबर को होती है 1946 में सेकंड मीटिंग होती है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट अध्यक्ष बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो आगे चलकर क्या बनता है, प्रेमबल बनता है। ठीक। अब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा देखिए सोशलिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर समाजवादी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और यहाँ पर अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्लियर है कि मतलब जो कह सकते हो कि ऐसे शब्द जो जोड़े गए हैं, इन्हीं से पूछता है। ठीक है, कि भाई हमारा समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में देखिए यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य बोले तो रिपब्लिक जिसको बोलते हो इंग्लिश में। अब कहोगे सर रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स होता है कि जब हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना गया होता है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो जैसे हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ठीक, यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं या प्रेसिडेंट कहिए, वो इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। अब वही अगर हम इंग्लैंड को ले लें या ब्रिटेन को ले लें, तो इंग्लैंड में राजा का बेटा राजा बनता, तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाएंगे। क्लियर है भाई? चलिए, तो देखिए हमारे जो ये है प्रियम्बल, उसमें 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। और इसमें क्या है, विधिक निर्वचन में सहायक है। ठीक, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं कि किसने कहा है। देखिए ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही होगी, बट आप जब कमेंट करेंगे मैं क्वेश्चंस को भी बता दूंगा, उससे बेफिक्र रहिएगा। और जैसे ही मुझे समय लगेगा मैं लाइव आऊंगा आपके बीच में। क्लियर। तो ये पॉलिटी की क्लास अभी आपको जो रिकॉर्डेड मिल रही है, बट आपके लिए यहाँ पर चीजें बहुत क्लियर हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें क्लियर हों और एक कह सकते हो कि स्पीड को मैं मीडियम रखूं, जिससे कि आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर सके। ठीक है भाई। अगला है, तो देखिए कृष्ण स्वामी अय्यर जी कहते हैं कि उद्देश्य का हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं याद हो रहे थे तो मैंने बताया था, उनमें कहीं माधव आ रहा, कहीं कृष्णा आ रहा, कहीं कृष्णा स्वामी आ रहा, ऐसे करके उनके नाम थे। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखें। कह रहे कि जो के एम मुंशी थे, इनके अनुसार जो हमारा प्रेमबल है प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म की कुंडली है। क्लियर। केशवानंद, अब देखिए प्रेमबल को संविधान का पार्ट कब स्वीकार किया गया? सबसे फेमस वाद है केशवानंद भारती वाद 1973। इसी में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि जो जज बैठे थे डिसीजन लेने के लिए। इससे पूर्व बेरुबारी 1960 में प्रेमबल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था। क्लियर है। और गोलकनाथ पंजाब राज्य में प्रेमबल को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बेरुबारी में एक्सेप्ट नहीं किया गया। गोलकनाथ 1967 में इसको कहा गया कि कि उसका महत्वपूर्ण मतलब मूल आत्मा है। और 19 जो 73 का है, ये जो केशवानंद भारती का जो है, इसको क्या है कि माना गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्लियर। अगला है बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा पुनः स्पष्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्लियर। तो एक तो केशवानंद भारती है, वो मई है, इसमें कहा गया कि है, और गोलकनाथ में कहा गया कि ये इसकी मूल आत्मा है। ठीक।
और उद्देशिका के प्रति न्याय योग्य नहीं है। आप कहोगे इसकी नेचर न्याय योग्य नहीं, क्या इसके लिए न्याय नहीं मिलेगा? कहने का मतलब है कि अगर सरकार इसमें से कोई चीज फॉलो नहीं कर पाती है, या विलिंगली हो या अनविलिंगली हो, देन उसके लिए आप वहां नहीं जा सकते कि हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट गए कि यहाँ पर चीज ऐसे दी हुई है, ठीक है। अब मतलब ये उद्देश्य मतलब दिया जाता है भाई, प्रियम्बल है, प्रियम्बल में दिया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। तो एक समझ लीजिए जिस्ट है पूरा, ठीक। अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता किसकी है? हमारे थॉट्स की, हमारे रिप्रेजेंटेशन की, हमारे बिलीव्स की, रिलीजन की, और जो उपासना है या जो वर्शिप करते हैं। तो 5 प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करी गई है। 3 प्रकार के जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल थे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना, यानी इक्वालिटी 2 प्रकार की है, फ्रीडम 5 प्रकार के हैं, जस्टिस 3 प्रकार के हैं, यही पूछा भी जाता है। और तो यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मूल आत्मा गोलकनाथवाद में कहा था, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया भी है। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है, ठीक। तो ये पॉइंट बी आर अम्बेडकर साहब को क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो उस आधारशिला पे खड़ी अट्टालिका। तो ऐसे करके जिनके भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यू मस्ट रिमेंबर ऑल द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जाम, क्योंकि ये पूछे जाने हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब इनको हम क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा पूरा प्रेम्बल दिया कि हम भारत के लोग, यानी सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, देश की जनता है। क्लियर। भारत को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉरी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी सोशलिस्ट, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष कहा गया, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की फ्रीडम, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 3 प्रकार की, सॉरी 2 प्रकार की समता यानी इक्वलिटी की बात यहाँ पर करी गई। करें ये एक्सेप्ट कब किया गया है? तो भाई साहब 26 नवंबर 1949 को किया गया। बाकी 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हुआ है। जो बात पूछी गई कि कब लागू होता है, तो वो पूर्णतया लागू किया गया है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि भाई प्रश्न में एक्स की जगह क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई है, एक्सेप्ट करी गई है, अधिनियमित की गई है। लेकिन कहे कि पूर्णतया कब लागू हुई है, तो पूर्णतया लागू हुई है भाई साहब 26 जनवरी 1950 को। आप कहोगे सर यही डेट क्यों एक्सेप्ट की गई है? देखिए हुआ क्या था, 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आधी रात में एक स्वतंत्रता की नाद को फूका था। कहा था कि भाई ऐसा है कि हम आज से स्वतंत्र अपने आप को घोषित करते हैं। इन्होंने फ्लैग वगैरह भी फहराया। तो वही 26 तारीख ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। और रिपब्लिक डे तो मनाते 26 जनवरी को, आपको पता भी है। और अभी आपने पूर्व में 2 दिन पहले आपने रिपब्लिक डे मनाया भी है। क्लियर। चलिए तो भारतीय गणतंत्र में 26 एक 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है? देखिए हमारे में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से किया गया। तो समाजवादी काट दो, धर्मनिरपेक्ष काट दो, हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ पर से ये कहा गया ना कि जब संविधान लागू हुआ उस समय क्या स्थिति थी, दैट इज द मेन पॉइंट। एंड देर आर 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, और कह सकते हो अखंडता, मतलब मैं भूल रहा हूँ शब्द को, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करी गई हैं, ये 1976 में इसको ऐड किया गया है। तो ये याद रखिएगा, मैंने बहुत चीजें आपसे बताई जो अभी तक प्रियम्बल में डिस्कस करी थी। प्रियम्बल भी आपको पढ़ के बता दी कि 5 प्रकार की फ्रीडम है, 2 प्रकार की इक्वलिटी है, और 3 प्रकार के जस्टिस हैं, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान की वास्तविक स्थिति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। जब एक ही क्वेश्चन बार बार आएगा तो भाई साहब आप क्यों नहीं पढ़ पाओगे? अच्छे से याद कर सकते हो। कोई डाउट होगा, कोई बात होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पर देखिए क्या भाई, प्रियम्बल में होता है। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे क्या होगा उसका समझ लीजिए, ये सब चीजें हमें कहाँ दिख जाती हैं, प्रियम्बल में। कि जस्टिस की बात होगी, सोशलिज्म की बात होगी, इकोनॉमिक चीजों की बात होगी, है ना, न्याय की बात होगी, तो फंडामेंटल राइट की बात होगी, सब चीजें हमारे प्रियम्बल में ऑलरेडी दे दी गई हैं। हाँ अब आगे जो होगा इन्हीं में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अलग अलग चीजों का प्रोविजन दिया होगा।
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 47 को पारित कर दिया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, कह रहे कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है? तो भाई साहब, न्याय का क्रम बताया गया है, लिखा है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को उसी क्रम में करिए। तो देखो भाई साहब, पहले तो सबसे पहले बात करी गई है तीन प्रकार के जस्टिस की, जिसमें सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो तीन प्रकार के न्याय, तो सबसे पहले तीन आएगा। फिर पांच प्रकार की फ्रीडम थी, तो पांच प्रकार की फ्रीडम, तो तीन पांच। फिर दो प्रकार की यूनिटी थी। क्लियर? और भ्रातृत्व की भावना, फेटर्निटी वाली बात, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से चीजें एक्सेप्ट कर रखी हैं, तो 3521 है ना। काफी देर से मैं बता रहा हूँ, तीन प्रकार की जस्टिस, तीन प्रकार के जस्टिस, पांच प्रकार की फ्रीडम, दो प्रकार की इक्वलिटी और एक प्रकार का भ्रातृत्व की बात करी गई है। कह रहे संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम, सीक्वेंस पूछा गया भाई साहब, सीक्वेंस। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को याद रखो, आपसे पूछी जाएंगी चीजें। अगर आप ये चीजें नहीं याद कर पाओगे, नहीं करोगे, तो भाई साहब क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है? तो बाकी, क्योंकि ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, आप उसको जरूर अच्छे से देखें, इसके नोट्स भी बनाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट करूं कि आप चाहे रिकॉर्डेड देखें या लाइव देखें, आप हमसे कनेक्ट कर पाए। और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ भी रही होंगी, क्योंकि जब आपने कल इवनिंग में आपने ज्योग्राफी की क्लास देखी, बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, जिसमें हम लोगों ने स्टेट और यूनियन टेरिटरी देखा था। ठीक? और प्लस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ भाई साहब, करंट की चीजें मैं वहां पर अपडेट करता हूं। और मैं कल शाम तक बता दूंगा, जैसे ही एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कौन सा आएगा, कौन सी झांकी या टेबलो जो है उसको फर्स्ट घोषित किया गया। भाई साहब, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपने देखा होगा यूपी में महाकुंभ की थीम थी, उड़ीसा की कुछ थी, इसी तरह कुछ मिनिस्ट्रियल थी। तो वो सब मैं बताऊंगा, एक वीडियो भी ले आऊंगा उस पे, जो कि आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक? तो देखिए, ये सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र, क्लियर? दीज आर द क्लियर वर्ड। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिएगा। जनवादी शब्द संविधान में उल्लेख नहीं है, ये चीन के उसमें है। ठीक है? ये तो जनवादी शब्द यहाँ पर जो दे दिया गया है, ये गलत है। जनवादी यहाँ पर नहीं है, पीपल है, मतलब पीपल। जन को मतलब क्या बोलते हैं, पीपल ही बोलते हैं। कह रहे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को किस रूप में घोषित किया है? सार्वभौम, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ये याद रखना, यही चीजें आपसे पूछी जानी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनका क्या है, सीक्वेंस पूछा गया है। तो भाई सार्वभौम आएगा, सार्वभौम के पास पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, इसको हम पंथ भी लिख सकते हैं। फिर फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, समाजवादी, इस प्रजातांत्रिक आ जाएगा, फिर सॉरी, ये आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष, ये थर्ड पे आएगा, फिर प्रजातांत्रिक आएगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया भाई? तो यहाँ पर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है। और इसी समय पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया और अखंडता भी जोड़ा गया। तो ये याद रखना, यही पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर है भाई? तो ये चीज के यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको एग्जाम में काम आएंगी। इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। बार बार जब चीजें आएंगी तो भाई साहब क्यों नहीं याद होगा आपको। क्लियर? अगला, कह रहे हैं 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो 75 ही क्यों छापा किया है, क्योंकि 1976 में ऐड किया गया था। तो 75 तक अखंडता शब्द नहीं था। संप्रभु, बंधुत्व, समानता, ये शब्द तो थे, लेकिन समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा भी गया था। ये याद रखना। कह रहे इसमें क्या जोड़ा गया था? तो भाई साहब, समाजवाद और पथ निरपेक्ष, ग्राम समाज नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से दिया गया था। वन और थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका बन रहा है। अगला, पूछा गया है कि प्रेमबल के बारे में कौन सा कथन है जो सही है, सही बताना है। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था। ठीक, बिल्कुल सही है। जस्टिएबल नहीं है, यानी कि आप इसके लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत है। संशोधन हुआ है 1976 में, और एक ही बार हुआ है। ठीक है? और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी मानते हैं, 42 अमेंडमेंट को। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, जिसको मैंने भी कई बार आपसे डिस्कस भी किया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो ये पॉइंट सही है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने कई बार बताया कि कब प्रस्तुत की गई, कब संविधान संशोधन हुआ, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की इक्वालिटी, सभी चीजों पे मैंने डिस्कस किया है।
संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? तो विधिक रूप है कि भैया ये लागू नहीं किया जा सकता, इसको हम एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्लियर? समाजवादी शब्द 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है, और आपने इसको अभी ऊपर पढ़ा है कई बार, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। फिर देखिए वही चीज आई, तो जब एक ही क्वेश्चन इतनी बार आएगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते समय कौन से शब्द शामिल नहीं थे? तो समाजवादी नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, और अखंडता नहीं थी। गणराज्य था, रिपब्लिक था। मैंने और रिपब्लिक का मीन बताया है कि व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जिनका जिक्र आर्टिकल 52 में है, उनको हमारे देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। उसमें स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, विधायक, और सांसद होते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी के चुने हुए सांसद होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। धर्मनिरपेक्ष, फिर वही 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब एक क्वेश्चन बार बार आएगा तो कर ही लोगे। देखो, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चारों चीजें दी हैं भारत के संविधान में। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये करना है। और आगे पूछ रहा है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कह रहे इसके स्थान पर इसको ऐड करके प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी हो रही है। अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता यूनिवर्सल। ठीक है, ये इसके क्योंकि प्रस्तावना की आरंभ होती है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ऐसे करके दिया हुआ है, और अभी मैंने पहले क्वेश्चन से ही आपको जब बताया था वहां पे आपने समझा भी होगा। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे शुरू होता है। यानी जो जनता है वही सर्वशक्तिमान है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। हमने कहीं से और से हम चीजें सर्कुलेट नहीं करते। हमारे सिटीजन जो हैं वही क्या है कि लोगों को या नेताओं को पावर देते हैं, जिसके हिसाब से वो देश चलाते हैं। ठीक है, ये तो वो लिखा है कि हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना का वर्ड है। इतनी बार चीजें भाई साहब पढ़ोगे तो क्यों नहीं क्लियर होगा? सभी व्यक्ति पूर्णतया समान रूप से मानव हैं। ये सिद्धांत कहता है सार्वभौमिकता यूनिवर्सल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई आप भेदभाव कर सकते हो। और अब जब आप आर्टिकल 15, 16, 17 जब इक्वलिटी पढ़ते हो, खासकर 16 में लोक नियोजन है, 15 में दिया है कि किसी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग के आधार पर हम उसको क्या नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। आप हमारे वो भी वीडियोस देखिए जो प्रीवियस पे मैंने डिस्कस किया है। एंड देन जब फंडामेंटल राइट और ये सब डीपीएस पे आएगा, वहां पर भी अच्छे से करा जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का सही शब्द क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हम लोगों ने सेकुलर शब्द यूज किया है। ठीक है, सेकुलरिज्म जो नहीं, एक धर्म के जो सेक्ट होते हैं हम किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। यानी धर्म जो इस हमारा राज्य है, कोई धर्म नहीं है इसका कि हाँ भाई हमने, जैसे नेपाल है, नेपाल ने हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान ने मुस्लिम धर्म घोषित कर रखा है। बांग्लादेश मुस्लिम धर्म वाला देश है। ठीक, तो इसीलिए जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, हम लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सब में, अफगानिस्तान देशों में रह रहे माइनॉरिटीज, तो जब वो मुस्लिम कंट्री घोषित है तो वहां माइनॉरिटीज कौन होंगे? बुद्ध होंगे, हिंदू होंगे, पारसी होंगे, जैन होंगे। तो उनको यहाँ पे इंडिया में आने में सिटीजनशिप मिल सकती है, ऐसा प्रोविजन किया गया था। कौन सा शब्द भारतीय संविधान संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? फेडरलिज्म नहीं है, या फेडरल नहीं है, संघीय शब्द नहीं है। बाकी संप्रभु, संप्रभु को इंग्लिश में सॉवरेन बोलते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? मतलब जब मतलब भारत हो या भारत सरकार देश के आंतरिक दबाव या किसी बाहरी दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेती है, दैट इज द सोवरेन। डिसीजन मेकिंग में किसी में इंटरनल और एक्सटर्नल किसी का मतलब कह सकते हो कि किसी का प्रभाव ना हो। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल में नहीं है? दैट इज द पब्लिक वेलफेयर नहीं है। पब्लिक वेलफेयर शब्द नहीं, लेकिन पब्लिक वेलफेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा जो रूल बनाए गए हैं वो एक लोक कल्याण की बात करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला, किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है? तो भाई साहब आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है। देखिए, आर्थिक न्याय की बात है, स्वतंत्रता की बात नहीं है। स्वतंत्रता हमारे विचारों की है और विचार प्रकट करने की है। विश्वास की स्वतंत्रता है।
ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय की बात है, आर्थिक समानता की बात नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हमने तो अभी आपने तो हमको पढ़ाया था। तो क्या पढ़ाया था वो भी मैं बहुत क्लियर कर दिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं करी गई है, धार्मिक समानता की बात करी। देख लो कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यही होता है, मैं इसीलिए बहुत स्पष्ट कर रहा हूं कि जहां पर क्वेश्चन आपका बनेगा वहां से मैं आपको पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द 1950 में लागू करते समय नहीं है, बाकी गलत है। ये 76 में जोड़ा गया था, ये गलत है। ठीक है, उक्त शब्द प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये सब गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रियम्बल को कहा गया है। क्लियर, प्रियम्बल को कहा गया है। अब यहाँ पर याद रखना कि अगर बी आर अम्बेडकर साहब की बात आएगी तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा और हृदय कहा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको जिसका जिक्र आर्टिकल 32 में दिया है। तो अंबेडकर साहब के रेफरेंस में अलग है। गोलकनाथ ने कहा था कि भैया ये मूल आत्मा है, मूल आत्मा है। ठीक, केशवानंद भारती में भी माना गया था, और ये मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया, तो आप उसको जाकर पढ़ रहे हैं। किसने कहा था कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक प्रस्तावना जो है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र और जन्म कुंडली कहा है? तो ये के एम मुंशी ने कहा था। क्लियर, ये स्टेटमेंट है, याद कर लो। पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। और बी आर अम्बेडकर साहब क्या थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। मैंने कमेटी वाला एक वीडियो लिया था, मतलब लेक्चर लिया था, वो भी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और अच्छे से वहां पर आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संविधान हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबारी में किया गया था। क्लियर, बेरूबारी में नहीं किया गया था कि भाई, मतलब ये माना ही नहीं गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बट केशवानंद भारती में इसको निर्णय पलटते हुए इसको संविधान का भाग मान लिया था। गोलकनाथ में मूल आत्मा कहा था। बुम्मई वाले में भी मान लिया था। ठीक, एस आर बुम्मई। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा को, उद्देशिका को संविधान का भाग माना। तो ये संविधान का भाग जो माना गया था, मैंने अभी कहा ना, मुंबई ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो भी चीज मैं डिस्कस करता हूँ कहीं ना कहीं उसका आगे जिक्र होता है, और आप वहां से उसको चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो जब मैं किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, कोई चीज थ्योरी देता हूँ, तो आप वहां से क्या किया करिए कि उसको नोट भी, मतलब नोट कर लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में भी काम आएगा, और जब आप एग्जाम दे रहोगे तो भाई साहब रिवीजन करने में काम आएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था, तो ये केशवानंद। और कहा गया था कि जैसे कि भाई मूल संरचना में अंतर नहीं होना चाहिए, हमारे मूल ढांचे में, संविधान की मूल ढांचा, मूल ढांचे की बात होती ही केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी जो भी चीजें चेंज होंगी वो करी जा सकती हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा रखी गई, मूल अधिकार में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहले तो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, देन डीपीएसपी, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। फिर सोर्सिंग कमेटी बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात करेंगे। कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? हमारी प्रेम्बल करती है। भाई हमारे क्या एम होंगे कि हम भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाएँगे, स्वतंत्रता 5 प्रकार की दिलाएँगे, 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। कितने प्रकार के न्याय? तो न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्लियर है भाई? तो जहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने लायक होगा मैं वहाँ पर करूँगा, जिससे कि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक देखिए भाई, आरो यारो 2021 का क्वेश्चन है, तो क्या कहोगे सर 2024 वाले में नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है, रिपीटेड होते भी हैं। हो सकता है इसकी कुछ लैंग्वेज चेंज कर दें, हो सकता है कह दें कि भाई कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि नहीं, किस वाद में इसको माना गया भाग, किस में नहीं माना गया, केशवानंद भारती वाद क्या था, मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया है। आप ये सारे पढ़ लो। फिर भी कोई चीज अगर कमी रह जाती है, आप कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर लाइव होते तो आप क्वेश्चन पूछते तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करता, बट आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होंगे, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखें, और आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं कमेंट देखूंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक विशेष रूप से आर्थिक न्याय की बात करी गई है। तो आर्थिक न्याय का उद्देश्य का, यानी प्रेम्बल और डीपीएसपी में बात करी गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है, 36 से 51 तक। और मैंने भाई डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट खंगालिए,
और वहां पर आपको चीजें मिलने वाली है। भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या है? ठीक, उद्देश्य का क्या है? प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इट इज नॉन जस्टिसेबल। आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। क्लियर है बात? अब यहाँ पर बात है, कह रहे हैं कि भाई न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ का निर्णय सहायता है। तो यहाँ भाई चारों कथन सही है, तो इसमें कुछ आंसर बन नहीं पा रहा है और ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, तो मैं 1 2 4 लिखकर यहाँ पर मान ले रहा हूँ। भाई जस्टिसेबल नहीं है, ये तो मैंने बताया ही है। 46, अब यहाँ पर पूछा है कि भाई सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है। उसमें दी हुई है। क्लियर? देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी? नहीं। सामाजिक समानता कहाँ थी भाई? मंदिरों में कहीं महिलाओं का प्रवेश बंद है, कहीं एससी एसटी का बंद है ना? विभेद होता था। तो ये जब चीजें इक्वालिटी तो बाद में धीरे आई। क्लियर? मैंने एक दिन दशरथ मांझी वाली बात बताई थी, माउंटेन जो दशरथ मांझी थे, तो वो भी मैंने बताया था कि उनके जब लड़का आता है वापस गांव में, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी होते हैं, तो वो जब आते हैं यही बाद में मतलब मांझी बनते हैं, तो क्या होता है कि भाई उनको छुआ-छूत की बात होती है और उनको गाँव के कुछ लोग जो कैसे उच्च वर्ग थे, वो उनको बहुत परेशान करते, मारते-पीटते क्योंकि उन्होंने टच कर लिया था। तो हमारा सोशल जो सोसाइटी थी बहुत ज़्यादा इक्वल नहीं थी, बहुत ज़्यादा कह सकते हो जस्टिसेबल नहीं थी। जस्टिसेबल इस मामले में भाई सबको बराबर चीज़ें की राइट नहीं मिले, इसीलिए कोई पीछे है, कोई आगे है, तो सब धीरे-धीरे चीज़ें इक्वल होंगी। क्लियर? तो ये भाई हमारा क्लास रहा रिगार्डिंग प्रियम्बल। तो भाई जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और भाई वीडियो को लाइक करें और शेयर करके बताइए भाई, लोगों को पहुंचाइए कि भाई हम लोग यहाँ पर चीजें डिस्कस कर रहे हैं और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें अच्छे से समझाई जाए और आप लोग लगातार जुड़े हो। कमेंट करके भाई बताना कि चीजें कैसी हैं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए, जीके बाय ब्रजेश सर, ठीक है? वहां पर मैं बहुत सारी चीजें, करंट अफेयर, पीडीएफ, लिंक्स मैं शेयर करता हूं और इस क्लास की लिंक भी भेजता हूं, नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। और जब सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन पे ऑल कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। और इसके साथ में हम लोग ज्योग्राफी की भी घटना चक्र लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 27 लेक्चर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। उसको हम लोग अभी सॉइल पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे, इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे। आफ्टर दैट फिर वो बाइंड अप होगी तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अभी दो कंटिन्यू चल रहे हैं। कौन कौन सा? पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक। बाकी करंट की वीडियो में बीच बीच में लाता रहूंगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।